जब हम सम्राट अकबर का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? एक महान विजेता, एक योद्धा, है ना? लेकिन सोचिए, क्या अकबर की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में थी या फिर उनकी कलम में? उनकी असली प्रतिभा शायद जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बनाने में थी जो सदियों तक मुगल साम्राज्य की रीढ़ बना रहा। तो आज हम अकबर के उन्हीं दो क्रांतिकारी सुधारों की कहानी को समझेंगे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की तकदीर ही बदल दी, भू राजस्व और मनसबदारी प्रणाली। चलिए जरा 16वीं शताब्दी में चलते हैं। जब अकबर गद्दी पर बैठे तो उन्हें कोई बना बनाया मजबूत साम्राज्य विरासत में नहीं मिला था। नहीं, बल्कि एक ऐसा राज्य मिला था जो विद्रोहों और अनिश्चितता से जूझ रहा था, एक तरह से बिखर रहा था। और इसी दरबार से जो हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जो इस पूरी अराजकता को एक व्यवस्था में बदल दे, एक ऐसा ढांचा जो आने वाली पीढ़ियों तक चले। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन बिखरे हुए टुकड़ों से एक मजबूत, एक स्थिर और एक समृद्ध साम्राज्य आखिर बनाया कैसे जाए। अकबर ये जानते थे कि इसका जवाब सिर्फ जंग जीतने में नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासनिक सुधार में छिपा हुआ है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उन चुनौतियों को समझेंगे जिनसे अकबर का साम्राज्य उस वक्त जूझ रहा था। फिर हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जमीन से जुड़े सुधारों से एक क्रांति ला दी। इसके बाद हम उनकी सेना और प्रशासन की नई रूपरेखा को जानेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इतनी मजबूत लगने वाली नींव में भी धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी समाधान को समझने से पहले समस्या की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अकबर के शुरुआती दौर में मुगल सल्तनत कई बहुत ही गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई थी। जरा उस हालत को इमेजिन कीजिए। सरकारी खजाना लगभग खाली था। क्यों? क्योंकि टैक्स वसूलने का कोई पक्का सिस्टम ही नहीं था। किसान बेचारे स्थानीय सरदारों के शोषण का शिकार थे। वो अपनी मर्जी से कुछ भी वसूल लेते थे। सेना, वो भी अलग अलग गुटों में बंटी हुई थी। और जो अमीर थे, जिनके पास पीढ़ियों से जमीनें थीं, उनकी वफादारी दिल्ली से ज्यादा अपनी जागीरों से थी। मतलब ये एक ऐसे बारूद के ढेर जैसा था जो कभी भी फट सकता था। इस स्थिति से निपटने के लिए अकबर का पहला और सबसे क्रांतिकारी कदम था साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ यानी भू राजस्व प्रणाली को पूरी तरह से बदल देना। और इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी उन्होंने दी अपने शानदार वित्त मंत्री राजा टोडरमल को। उन्होंने मिलकर जब्त प्रणाली नाम का एक नया सिस्टम शुरू किया। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। अब टैक्स अंदाजे पर नहीं लगता था। इसके बजाय प्रॉपर जमीन की नाप जोख होती थी, फसल की पैदावार का हिसाब लगाया जाता था और वहां की स्थानीय कीमतों को भी देखा जाता था। ये ऐसा था मानो एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार साइंस और लॉजिक को लाया जा रहा हो। इस सिस्टम का सबसे जीनियस हिस्सा था दहसाला नियम। दहसाला यानी 10 साल। इसमें होता ये था कि टैक्स की दर हर साल नहीं बदलती थी, नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों की औसत पैदावार और औसत कीमतों के आधार पर उसे तय कर दिया जाता था। अब इसका फायदा ये हुआ कि अच्छे बुरे साल का जो उतार चढ़ाव होता है ना, वो खत्म हो गया। इससे किसान और सरकार दोनों के लिए एक स्टेबिलिटी आ गई। और देखिए, ये सिस्टम यही नहीं रुका, ये और भी ज्यादा स्मार्ट था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जमीन को उसकी क्वालिटी के हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। पोलेज, वो सबसे अच्छी जमीन थी जिसपे हर साल खेती होती थी। परौती, वो जिसे उपजाऊपन वापस पाने के लिए कुछ समय खाली छोड़ा जाता था। और कमाल की बात यह है कि जो चाचर और बंजर जमीनें थीं, सरकार उन पे कम टैक्स लगाती थी। क्यों? ताकि किसान मोटिवेट हों और उस जमीन को भी खेती के लायक बनाएं। तो ये सिस्टम सिर्फ टैक्स नहीं वसूल रहा था, ये असल में खेती को बढ़ावा भी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, टैक्स की दर कितनी होगी ये भी तय कर दिया गया। 10 साल की औसत पैदावार का 1/3। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब उन्हें ठीक ठीक पता था कि उन्हें हर साल कितना टैक्स देना है। इस निश्चितता ने उन्हें शोषण के डर से आज़ाद किया और अपनी जमीन में और मेहनत करने का हौसला दिया। तो संक्षेप में कहें तो जब्त प्रणाली ने अराजकता को एक व्यवस्था में बदल दिया। इसने राज्य को एक स्थिर और अनुमानित आय दी और इसने किसान को मनमाने शोषण से बचाया। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दोनों की जीत थी और इसी ने मुगल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी।
आप जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई तो अकबर को दूसरी बड़ी समस्या का हल निकालना था। वो समस्या थी एक ताकतवर और अक्सर बगावत करने वाले अमीर वर्ग और एक बिखरी हुई सेना को कंट्रोल करना। और उनका जवाब था मनसबदारी प्रणाली। ये मनसबदारी प्रणाली एक शानदार रैंकिंग सिस्टम था। इसने साम्राज्य के हर एक अधिकारी को, चाहे वो सेना में हो या प्रशासन में हो, एक रैंक या मनसब दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये रैंक किसी को जन्म या खानदान के आधार पर नहीं मिलता था, बल्कि उसकी योग्यता और बादशाह की सेवा के आधार पर मिलता था। ये कितना बड़ा बदलाव था, ये समझने के लिए जरा पुराने और नए सिस्टम को कंपेयर करते हैं। पहले क्या था? वंशानुगत जागीरें थी, मतलब बाप से बेटे को जमीन मिलती थी और वो उस इलाके के छोटे मोटे राजा बन जाते थे। लेकिन मनसबदारी सिस्टम में रैंक खुद बादशाह देते थे। अधिकारियों का लगातार तबादला होता रहता था ताकि वो कहीं भी अपनी जड़ें न जमा पाएं। इससे उनकी वफादारी अपनी जमीन से नहीं बल्कि सीधे बादशाह से जुड़ी होती थी। और ये सिस्टम बहुत ही सोची समझी प्रणाली थी। हर अधिकारी के 2 रैंक होते थे, जात और सवार। जात से उस अधिकारी का दरबार में पद और उसकी सैलरी तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे बादशाह के लिए कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने होंगे। इस तरह हर अधिकारी का पद उसकी सैन्य जिम्मेदारी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं था, ये एक विशाल पदानुक्रम था। ये 10 घुड़सवारों के एक छोटे अधिकारी से शुरू होकर 5,000 से 7,000 घुड़सवारों वाले सबसे ऊंचे अमीरों तक जाता था। इस प्रणाली ने पूरे के पूरे रूलिंग क्लास को एक ही शाही ढांचे में संगठित कर दिया, जो सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह था। अकबर की ये दोनों प्रणालियां अपने समय के लिए बिल्कुल शानदार थीं। उन्होंने साम्राज्य को दशकों तक स्थिरता दी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे बेहतरीन सिस्टम में भी भविष्य की समस्याओं के बीज छुपे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये मजबूत नींव वक्त के साथ दरकने लगी। जैसा कि इस उद्धरण से साफ है, ये पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। अकबर ने जो शानदार इमारत खड़ी की थी, वो बाद के बादशाहों के दौर में दबाव में आने लगी। शायद इसलिए क्योंकि उनमें अकबर जैसी दूरदर्शिता और संतुलन बनाने की क्षमता नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। अकबर के दौर में 1580 के दशक में यही सिस्टम ताकत और स्थिरता का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन फिर औरंगजेब के समय तक आते आते यानी 1658 तक मनसबदारों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा और उन्हें वेतन के रूप में देने के लिए जमीनें यानी जागीरें कम पड़ने लगी। 1707 के बाद ये एक पूरा का पूरा संकट बन गया, जिसे हम जागीरदारी संकट कहते हैं। इसी ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। तो सवाल ये है कि ये इतना शानदार सिस्टम आखिर गिरा क्यों? वजह कई थीं। पहली, मनसबदारों की संख्या जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरी, उन्हें सैलरी में देने के लिए जमीनें यानी जागीरें कम पड़ गईं। इससे क्या हुआ? भ्रष्टाचार और बेचैनी बढ़ी। और शायद सबसे बड़ा कारण था औरंगजेब का अकबर की सबको साथ लेकर चलने की नीति को पलट देना। इससे साम्राज्य के एक बहुत बड़े तबके की वफादारी कमजोर पड़ गई। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। अकबर की प्रशासनिक प्रतिभा ने एक नाजुक राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया, ये हमने देखा। लेकिन उन्हीं के बनाए सिस्टम का आखिर में पतन होना, यह हमें क्या सिखाता है? क्या शासन की सबसे बेहतरीन, सबसे जीनियस प्रणालियां भी वक्त के साथ खत्म होने के लिए बनी होती हैं? क्या वो अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दब जाती हैं? सोचने वाली बात है।